जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, क्योंकि हम यहां पर आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम। और सूचना का अधिकार, आरटीआई जो आपका हक है, आपकी ताकत है। और जैसा कि आप जानते हैं, सूचना के अधिकार कानून को 9 साल पूरे हो चुके हैं, अपने 10वें साल में प्रवेश कर चुका है। और हम लगातार पिछले कई एपिसोड से लगातार ये बात कर रहे हैं, 9 सालों के लेखा जोखे की बात कर रहे हैं कि आरटीआई कानून दरअसल कहां से कहां पहुंचा है और आज भी क्या चुनौतियां हैं इसके सामने। आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि आरटीआई कानून को लेकर आज 9 साल बाद भी कई भ्रम, कई भ्रांतियां हैं। और इन भ्रम और इन भ्रांतियों के कारण अक्सर सूचना के अधिकार कानून को लेकर ये सवाल उठाए जाते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस कानून के कारण लोग इसका इस्तेमाल दुरुपयोग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन भ्रांतियों के चलते ये भ्रांतियां जो हैं वो इतनी मजबूती से उभर कर आई हैं कि इन भ्रांतियों के चलते कई बार लोगों ने, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी संकेत दिया था कि आरटीआई कानून में परिवर्तन की जरूरत है, इसमें बदलाव की जरूरत है। बदलाव और सुधार अगर कानून को मजबूती देने के लिए हो तो वो ठीक है, लेकिन इन भ्रांतियों के चलते अगर इस कानून को कमजोर किया जाता है तो ये देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो आज हम आपको सच बताएंगे, क्या भ्रांतियां हैं सूचना के अधिकार को लेकर और क्या सच है, आज हम आपको ये बताएंगे। और आज के हमारे एपिसोड में जो लोग हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज हैं, दिल्ली में अंजलि भारद्वाज देश की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एनसीपीआरआई से जुड़ी हुई। और ये जो हम आज जिन भ्रांतियों और सच्चाई की बात करेंगे वो अंजलि जी की संस्था ने और कई संस्थाओं ने मिलकर एक सर्वे किया, एक स्टडी की आरटीआई को लेकर, 9 साल के कानून को लेकर स्टडी की और उसके आधार पर इन्होंने जो पाया उसी बेस पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ अंजलि जी दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ मुंबई में मौजूद रहेंगी ध्वनि जी मुंबई की एक्टिविस्ट हैं जानी मानी। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम लखनऊ भी चलेंगे, लखनऊ में हमारे साथ कुलसुम तलहा जी रहेंगी, लखनऊ में जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरटीआई को लेकर और सामाजिक मुद्दों पर लगातार काम करती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं अंजलि जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पूरी स्टडी हुई, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में बताएं कि इसका आधार क्या। ये एक पीपल्स मॉनिटरिंग और असेसमेंट के द्वारा की गई है, जिसमें सूचना का अधिकार का ही इस्तेमाल किया गया है। उस कानून को इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशंस दर्ज की गई 5 स्टेट्स में, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, इन सब में देखा गया। आरटीआई एप्लीकेशंस दर्ज की गई, सूचना मांगी गई, लोगों से नुक्कड़ में एक रैंडमाइज्ड सैंपल के रूप में बातचीत करी गई, उनकी जानकारी का नापतोल लिया गया। साथ ही में सारे जो आयोग हैं देश के, उन सभी आयोगों में हमने सूचना के अधिकार के तहत प्रपत्र डालकर सूचना निकाली है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है ये लोगों से बातचीत और जो एप्लीकेंट्स हैं उनके टोटली रैंडमाइज सैंपल्स के ऊपर हमने काम किया है। और साथ ही में आरटीआई एप्लीकेशंस जो भी हमने लगाई, उनके जो जवाब आए उसके बेसिस पर ये स्टडी की गई है। माना जाए कि ये लगभग एक्यूरेट है ये पूरी रिपोर्ट, जिस तरह से आप बता रहे, तमाम राज्यों में काम किया गया और लोगों से सैंपल इकट्ठा किए गए, तो ये माना जाए कि बिल्कुल एक्यूरेट एक तरह से करीब ये रिपोर्ट को माना जा सकता है। ये रिपोर्ट टोटली ऑब्जेक्टिव है और इस रिपोर्ट में जो भी आरटीआई के जवाब आए हैं, जो भी हमने आरटीआई लोगों ने क्या लगाई, उनके क्या जवाब उनको सरकार ने दिए, वो सारी तमाम जो सूचना है वो भी वेबसाइट पे डाल दी गई है। तो यदि कोई देखना चाहे वो देख सकता है। तो हम जरूर कहेंगे कि आज का एपिसोड, जो लोग इतने सालों से आरटीआई का विरोध करते रहे या आरटीआई कानून को लेकर तमाम सवाल उठाते रहे, हम चाहेंगे कि हमारा आज का एपिसोड वो जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आरटीआई को कानून को लेकर किस तरह के भ्रम फैलाए गए और किस तरह की सच्चाई जो है
वो दरअसल क्या है। शुरुआत करते हैं। पहला भ्रम जो है आरटीआई कानून को लेकर क्या है, हम आपको ये बताएंगे, दिखाएंगे और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो ये है आरटीआई को लेकर एक भ्रांति, एक भ्रम, एक मिथ। कई लोगों का मानना है कि सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। कई लोग आरटीआई के तहत उथले गंभीर सवाल पूछते हैं और कई लोग ऐसा मानते हैं कि आरटीआई के तहत लंबे लंबे सवाल पूछते हैं और एक साथ कई सारी जानकारी मांगते हैं। जबकि आरटीआई कानून के तहत ये सच्चाई ये है कि आरटीआई पर रिसर्च रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत सिर्फ 1% आवेदन ऐसे हैं जिसमें निरर्थक सवाल पूछे गए या परेशान करने के लिए आरटीआई लगाई गई। महज 1% मामले में ही ऐसा पाया गया जहां बहुत सारी जानकारी मांगी गई। अंजलि जी, आपका पहला रिएक्शन, सच्चाई जो निकली वो सिर्फ 1%। तो हम 1% कानून के दुरुपयोग के लेकर और 1% जो निरर्थक और लंबी आरटीआई लगती हैं उनको लेकर के इतनी चिंता लोग जताते रहे, इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? देखिए, सूचना के अधिकार के कानून को यदि हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो यही है कि हमारे देश में जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसका जम के इस्तेमाल किया है। और शायद भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व में जिसका इतना जम के इस्तेमाल हुआ है जहां पर इस कानून का। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं लोगों ने, नागरिकों ने ये जाना है कि सूचना का अधिकार और उनके दूसरे अधिकार बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में जब हम ये बात सुनते हैं कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, फ्रिवलेस और वेक्सेशियस आरटीआई एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो एक बड़ा चिंता का विषय बनता है। अब एक तो आरटीआई एप्लीकेशन तभी लगाई गई थी पूर्व प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही, जिसमें पूछा गया कि किस बेसिस पर ये बात कही गई, तो जवाब में ये मिला कि कोई बेसिस नहीं था इसका। तो लोगों को यही लगा, जिसके कारण एक बड़ा विषय था इस रिपोर्ट का, कि हम ये जाने कि वास्तविक क्या ग्राउंड्स में क्या स्थिति है। तो इसके लिए हमने पूरे देश से 20,000 से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस को एक्सेस किया, इसी स्टडी में भी और इससे पहले भी एक स्टडी की गई थी उसमें भी। और हमने ये जानने की कोशिश की कि किस चीज़ के ऊपर लोग सूचना मांग रहे हैं। और बहुत मुश्किल है कहना कि वेक्सेशियस फ्रिवलेस क्या होता है, अगंभीर क्या है। कई बार किसी को 100 रुपए की पेंशन नहीं मिल रही और वो सूचना मांगते हैं, तो जो सूचना देने वाले हैं उनको लगता है केवल 100 रुपए पे बात हो रही है तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन जो महिला जिनको वो पेंशन मिलनी चाहिए उनके लिए वो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो उसको डिफाइन करना भी मुश्किल है। फिर भी हमने एक डेफिनेशन निकाल के सारी एप्लीकेशंस को रैंडमली सिलेक्ट करके जब देखा तो उसमें 1% से कम फ्रिवलेस और वेक्सेशियस आरटीआई एप्लीकेशंस पाई गई। बहुत बड़ी बात है ये। धोनी जी, आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगा। 1% इस तरह की आरटीआई होती है, ये स्टडी में पाया गया, जबकि इसको लेकर देश भर में इतना हंगामा मचा कि भाई लोग इसका निरर्थक चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं एक्चुअली एक फ्रॉम अ कॉमन मैन मैंने आरटीआई करना शुरू किया और काफ़ी आरटीआई की मैं एविड यूज़र बन गई। करीबन 100 से अधिक आरटीआई मैं कर चुकी हूँ। ऐसे तो मैं एनिमेशन फिल्म मेकर हूँ और ये रास्ते पे चली। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि काफ़ी टाइम मेरे सामने ऐसे सवाल किए गए पीआईओ ने कि मैडम आपके पास तो बहुत टाइम होगा, आप तो हाउसवाइफ हैं और इसीलिए आप फ्रिवोलस करती रहती हैं, ये एक प्रकार की हॉबी है। तो इस तरह के भी हमें सुनने को मिलते हैं। जब भी मैं एक प्रोफेशनल हूँ और तभी भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो जो आम आदमी है, जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा। एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे बिल्डिंग में, मैं बम्बई में जहाँ रहती हूँ, वहाँ पे काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रिपेयर्स हो रहे थे। तो मैं से बीएमसी में गई जानने के लिए ये लीगल ऑथराइज्ड रिपेयर्स हो रहे हैं कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी इंफॉर्मेशन कि ये एक बराबर प्लान है कि नहीं, मैंने जो आरटीआई मांगी थी कि मुझे आप प्रपोजल की कॉपी दीजिए और किसने अप्लाई किया है वगैरह, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। उन्होंने देने से पहले ही बोल दिया मुझे कि आप टाइम पास करने के लिए आई है क्या, उसकी जगह कोई पिक्चर देखने चाहिए। तो इस तरह के भी हमें इंटरैक्शन करना पड़ता है। कुलसुम तलहा जी, आपका कमेंट। आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर आप किस तरह से इस मसले पर आप कमेंट करेंगे?
देखिए, मुझे इस स्टडी के जो रिजल्ट हैं वो सुन के बहुत ही खुशी हुई कि सिर्फ 1% इसका मिसयूज़ हो रहा है जी। क्योंकि बार बार ये सुनने में आता है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, ब्लैकमेलिंग के लिए हो रहा है। तो जो सवाल है उसके साथ जवाब स्टडी के थ्रू मिल गया कि सिर्फ 1% इसमें ऐसे हैं जो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे एक नाइफ़ होता है तो हम उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए उसको हटा दें कि नहीं इससे लोग मारे जा सकते हैं या इसका कोई मर्डर कर सकता है नाइफ से, बट वाई डोंट वी सी द सेम नाइफ इज़ यूज बाय अ डॉक्टर फॉर सर्जरी। तो 1% गलत लोगों की वजह से 99% लोगों को जो लाभ हो रहा है उसे हमें नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज अ पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश और उससे ज़्यादा एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये कहना चाहूँगी कि शायद आरटीआई से बढ़ के कोई ऐसा एक्ट आया ही नहीं जिसने हमें ये एहसास दिलाया हो कि हम फ्री कंट्री में जी रहे हैं और जितना भी पब्लिक के इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है वो उसको मिलना उसका हक है और वो उसे मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आपके सवाल में उसके साथ साथ आपका जवाब भी था और ये जवाब सुन के हम जैसे लोगों को जो बिकॉज जर्नलिज्म इज़ फॉर सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट, लगता है कि ये सुन के थोड़ी दिल को तसल्ली मिली कि सिर्फ 1% मिसयूज़ हो रहा है। मुझे लगता है अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और अंजलि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ग्रास रूट पे लेवल को लोगों को ट्रेन करें तो शायद ये 1% मिसयूज़ भी ख़त्म हो जाएगा। मैं कुलसुम जी आपको रोक रहा हूँ, हम आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा हम देखते हैं कि जो दूसरी बात आज की देखते हैं, जो दूसरे एक भ्रम, एक भ्रांति आरटीआई कानून को लेकर फैलाई गई, वो क्या है और सच क्या है? सरकार में बैठे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सरकारी अधिकारी काम करने के समय में से अधिकांश समय आरटीआई का जवाब देने में निकल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका जताई थी कि ऐसा न हो कि 75% सरकारी कर्मचारी 75% समय आरटीआई की जानकारी इकट्ठे करने और आरटीआई आवेदनों का जवाब देने में लगा दें। जबकि कानूनन ये है कि रिसर्च रिपोर्ट में जन सूचना अधिकारियों से बातचीत के बाद ये सच सामने आया कि 38% पीआईओ हफ्ते में 2 घंटे से कम वक्त आरटीआई के सवालों का जवाब देने में लगाते हैं, जबकि 39% 2 से 5 घंटे हर हफ्ते आरटीआई से जुड़े काम में बिताते हैं। आरटीआई के तहत 67% ऐसी सूचनाएं मांगी जाती हैं जो सरकार को स्वतः ही दे देनी चाहिए, यानी आरटीआई की धारा 4 को लागू करके। तो देखा आपने, ये भ्रम का जो जाल था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो टिप्पणी की उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रचार हो रहा था, दुष्प्रचार हो रहा था, ये बहुत बड़े पैमाने पर था कि ज्यादातर पीआईओ अपना टाइम आरटीआई में लगा देते हैं। अंजलि जी, तो बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से ये समझने की बात है कि ये जो सूचना हमने जो रिपोर्ट में आई है ये पीआईओस ने खुद बताई है जी। तो ये भी नहीं है कि किसी ने एस्टिमेट करा है, वो कम एस्टिमेट किया होगा या कोई बायस होगा। ये पीआईओस से हमने 5 स्टेट्स में बात करी, केंद्रीय पीआईओ से बात करी, उनसे पूछा गया कि आप अपना अनुभव बताइए कि आप एक हफ्ते में कितना समय लगाते हैं। तो जहां हम देखते हैं 38% पीआईओज ये कह रहे हैं कि हम 2 घंटे से भी कम लगाते हैं और टोटल 77% कह रहे हैं कि हम 5 घंटे से कम एक हफ्ते में समय लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करते हैं, वहाँ हम कहते हैं कि लोगों का अधिकार है जानना, लोगों के लिए सरकार काम कर रही है, तो हफ्ते में यदि कोई भी पीआईओ 5 घंटे से कम समय लगाते हैं, वो कोई बड़ा समय नहीं है लोगों तक उनकी सूचना पहुंचाने के लिए, जिससे लोग भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे। इसमें मैं एक चीज और जिसके ऊपर गौर कराना चाहूंगी वो ये है कि धारा 4 के तहत और भी अन्य कानून है जिनके तहत सरकार को खुद ब खुद सूचना लोगों तक पहुंचानी होती है। ये स्टडी स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि 67% आरटीआई ऐसे मुद्दों पे थी जो खुद ब खुद सरकार को सूचना लोगों को देनी चाहिए थी। जब सूचना सरकार नहीं देती है, धारा 4 का उल्लंघन होता है, तब लोगों को जाकर सूचना मांगनी पड़ती है। धोनी देसाई जी, आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसा आपने बताया कि कई बार पीआईओ से आपको सुनना पड़ा कि भाई आप
जो है आप क्या खाली हैं, इस तरह की आरटीआई लगा रही हैं, तो जाहिर तौर पर 2 से 5 घंटा अगर एक पीआईओ दे रहा है तो उसको इस तरह की टिप्पणी जो है जो आपको लेकर करी गई, बड़ी बिल्कुल अवांछित टिप्पणी कहनी चाहिए उसे। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों के साथ देखा है। जब भी मैं कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गई हूँ, काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, और कितनी बार उनको ऐसे बोला जाता है कि ये आरटीआई में नहीं आता है, आप कंप्लेन कीजिए, सो एंड सो ऑफिसर के पास जाइए, ऐसे करके वहाँ से भगा देते हैं। तो मैंने ये सब देखते देखते मुझे लगा कि जागृति के लिए एक एनिमेशन फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि मैं एनिमेशन फिल्म मेकर हूँ। क्योंकि ये जो भ्रम है कॉमन मैन में कि इसमें आरटीआई नहीं होती है, इसको कंप्लेन माना जाता है, या तो ये खाली स्कैम्स एक्सपोज करने के लिए ही आरटीआई है जी। तो ये सब निकालने के लिए, भ्रम हटाने के लिए मैंने एक एनिमेशन फिल्म बनाई है जो अपनी भारत सरकार आईएनबी मिनिस्ट्री की फिल्म्स डिवीजन ने उसका निर्माण किया है और मैंने डायरेक्ट किया है कि कॉमन मैन कैसे आरटीआई का उपयोग कर सके अपने निजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे राशन कार्ड है, या तो मच्छर का प्रॉब्लम है, या तो कोई भी ऐसी छोटी समस्या है, कचरा नहीं हटता है, ऐसे कोई भी छोटे छोटे मसले हैं, उसके लिए एक ही हल है, और ये एक बहुत बड़ी चाबी है जो आप कह रही हैं, हर एक नागरिक को इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप छोटी छोटी बात कर रही है धोनी जी, दिलचस्प बात है, ये सभी सेक्शन 4 के अंतर्गत आती हैं, जो कि सरकार को इस कानून के लागू होने के 180 दिन के भीतर सेक्शन 4 के तहत अपनी वेबसाइट पर डाल देना चाहता। तो ये शायद समस्या पीआईओ की जो इतना समय दे रहे हैं वो भी कम हो जाती है, जैसे अंजलि जी ने कहा। तो ये बात समझी जा सकती है कि इसको लेकर कितनी बड़ा भ्रम एक फैलाया गया। चलते हैं अगले कदम की तरफ। तीसरी भ्रांति और तीसरा सच आरटीआई को लेकर क्या है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि आरटीआई कानून का ज्यादातर इस्तेमाल सरकारी अधिकारी स्वयं अपनी नौकरी से जुड़े मामलों की जानकारी लेने में करते हैं, जबकि इस भ्रम के उलट सच ये है कि रिसर्च रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि केवल 5% सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी आरटीआई का इस्तेमाल नौकरी से जुड़े मामलों की जानकारी के लिए करते हैं। बड़ी बात है ये कि ये ऐसा मामला है जिसको लेकर हम भी भ्रम में थे, और हमें भी ऐसा लगता था कि बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में लोग सिर्फ अपनी नौकरी से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। कुलसुम जी, आप इस पर क्या टिप्पणी आपकी रहेगी इस पूरे मसले पर? सिर्फ 5% सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो अपनी नौकरी से जुड़ी बात करते हैं, और वो भी अगर करते हैं 5% तो उनका हक है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अशोक जी, ये मेरे लिए भी बहुत हैरत की बात है। कुछ चीज़ें जो इसमें सुनने में आ रही हैं, जो स्टडी में आई, वो अपने आप में दिखाती हैं कि हम भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आरटीआई का एक्ट सक्सेसफुल हो। वो शायद इसमें बीच बीच में ऐसा दिखाते हैं कि ये अपने आप में एक जो है इतना ट्रांसपेरेंट एक्ट नहीं है और मिसयूज़ हो रहा है जी। और ये आंकड़े या ये स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं, ये अपने आप में बहुत हार्टनिंग है और अपने आप में दिखाते हैं, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आपको भी ये होगा कि बहुत से जर्नलिस्ट आरटीआई बहुत यूज़ कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपनी स्टोरीज करने में और ज़्यादातर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने में लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सूचना कि ये एक्ट की धाराएं और ये एक्ट का इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग मिसयूज्ड बाय ऑफिशियल्स आल्सो इज़ वेरी हार्टनिंग। मेरे ख्याल में ये बहुत अपने आप में ये स्टडी एक इस आरटीआई एक्ट को बहुत स्ट्रेंथ देती है। और जो लोग भी राइट टू इंफॉर्मेशन या फ्रीडम में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये स्टडी अपने आप में दिखाती है कि आरटीआई एक्ट ने उनको सच में पावर दिया है। अंजलि जी, आपका संक्षेप में कमेंट इस पर, क्योंकि ये एक बड़ा एक मसला है। देखिए, हमें तो ये लगता है कि यदि सरकारी अधिकारियों को भी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने बारे में जानकारी लेने के लिए, वो भी अपने में एक बड़ा स्टेटमेंट है। पर हाँ, ये सही है कि बार बार ये बात उठती थी कि केवल सरकारी अधिकारी ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर, जबकि हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग, आम नागरिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें उनकी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही सरकार से, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस स्टडी में जो ये फाइंडिंग है कि जो भी एनालाइज करी गई रैंडमली सिलेक्टेड एप्लीकेशंस, उसमें से केवल 5% ऐसी थी जो कि सरकारी अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड्स के लिए मांगी। बाकी 95%
एप्लीकेशन लोग ऐसी हैं, हैं तो जो इसीलिए लोग कर रहे हैं, हाँ। सरकार को जवाबदेह है और पारदर्शी चलिए, बनाने यहाँ के पे लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आरटीआई कानून को लेकर कुछ और भ्रम और सच्चाई जो वो भी आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जानने का हक। For the latest news unfolding around you, log on to ddinews.com. Get the top headlines from around the world. Watch DD News live online. Click to watch special video reports. And explore the world of news in Hindi. Follow us on Twitter. Join us on Facebook. And watch us on YouTube. For the most credible news online, log on to ddinews.com now. जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम उन लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं जो लोग आरटीआई को लेकर तमाम तरह के भ्रमपूर्ण बातों में और जो मिथ हैं उनके बीच आ जाते हैं। जो आरटीआई कानून को लेकर सच्चाई क्या है और मिथ क्या है, धारणाएं क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। और अब देखते हैं कि चौथा भ्रम क्या फैलाएगा आरटीआई को लेकर और सच क्या है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आरटीआई कानून का ज्यादातर इस्तेमाल शिक्षित और समाज के अग्रणी लोग कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि स्टडी में ये पाया गया कि आधे से ज्यादा शहरी आरटीआई आवेदक गरीबी रेखा के नीचे के हैं और 2% शहरी और 90% गांववासी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर आरटीआई आवेदक कमजोर और उपेक्षित समूह के हैं। तो कमजोर लोग कर रहे हैं, गरीब लोग कर रहे हैं आरटीआई का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग। धोनी जी, आपका कमेंट इस पर, क्योंकि आप तो शिक्षित हैं और आप एम्पावर्ड हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं कि आप भी आरटीआई का इस्तेमाल करिए, पर ज्यादातर लोग जो इस स्टडी में आया वो गरीब लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, मैं मानती हूँ कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, सभी के लिए एक समान कायदा है और कोई भी करे वो तो अच्छी बात है। ये तो जागृति की बात है जी। और अगर गरीब रेखा से नीचे करने वाले लोग ज़्यादा आरटीआई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैं कह सकूं कि जैसे कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो एक चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, जैसे अभिमन्यु घुसे थे। जाना आसान है, बाहर समस्या का हल लेके बाहर निकलना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये आरटीआई ऐसा माध्यम है जो हर एक आदमी यूज कर सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मानती हूँ। चलिए एक और हम देखते हैं जी। तो बात हुई गरीब लोगों की, मैं इस पर आपका भी कमेंट लूंगा अंजलि जी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं जो आखिरी एक भ्रम हम आपको बताना चाहते हैं। क्या बड़ा भ्रम फैलाएगा और सच्चाई दरअसल क्या है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आम लोग एक आरटीआई आवेदन में कई सवाल एक साथ पूछते हैं और यह कई पन्नों में होती है। इसे देखते हुए कई राज्य आयोगों ने आरटीआई आवेदन की शब्द सीमा अधिकतम 150 शब्द और केंद्रीय आयोग ने 500 शब्द कर दिए हैं। देश भर में औसतन आरटीआई आवेदन 121 शब्द के होते हैं, जबकि दिल्ली में एक आरटीआई आवेदन औसतन 178 शब्द का होता है। वहीं केंद्र और अन्य राज्यों में आरटीआई आवेदनों की वास्तविक सीमा औसतन 150 शब्द है। तो ये देखा आपने बहुत संक्षेप में अंजलि जी आपका कमेंट आपकी इस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि हमने देखा जो तमाम धारणाएं थी वो ध्वस्त होती दिख रही हैं। जी देखिए, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी जो फाइंडिंग है वो ये है कि इस कानून का जो ताकत है वो गरीब लोग, मार्जिनलाइज्ड लोग जो हमारे देश में, जिनको सबसे ज़्यादा सरकार जो उनके तक अधिकार पहुंचाना चाहती है वो कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं पर भ्रष्टाचार के कारण, अनियमितताओं के कारण उनके जो अधिकार हैं उनको मिल नहीं रहे हैं। आपने ऑलरेडी बताया, मैं इसमें ऐड कर दूं कि अंत्योदय जो गरीब जो अंत गरीब परिवार है, हमने जब जाकर हर विलेज में जहां हम गए, हर गांव में हमने पूछा कि आपने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करा, किसने इस्तेमाल करा सूचना के अधिकार का, तो हमें पता चला कि सबसे अंत गरीब ने 90% ऐसे लोग थे गाँव में जो अंत गरीब थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। तो और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए वो करना चाह रहे थे ये भी बहुत जरूरी बात है। वो अपने हक के लिए कर रहे थे, के लिए, राशन के लिए
और पानी के लिए। बिल्कुल ऐसी चीजें के लिए जो उनका बेसिक राइट है। और इसमें अभी के भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कौन सा सूचना का अधिकार किसी को राशन दिलाता है, वो भी एक अवधारणा बन जाती है। और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए जरूरी है कि सभी सरकारें ये समझें कि ये जो कानून है इसका इस्तेमाल लोग अपनी बहुत मौलिक अधिकारों के लिए कर रहे हैं और जरूरतों के लिए। बिल्कुल, इसलिए इस कानून की जरूरत है, इसलिए इस कानून को मजबूत बनाने की जरूरत है। और 178 और 121 शब्दों के अगर आरटीआई लग रही है तो कहीं से भी ये आरटीआई का जो है लंबी नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धोली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुलसुम जी आपका भी, और अंजलि जी आपका भी इस पूरे अहम मुद्दे पर। तो ये तो हमने बड़े मुद्दों पर बात की, लेकिन इस बीच आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। अक्सर लोग आसपास की समस्याओं को लेकर के बातें तो करते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन उनके लिए एक उदाहरण है, 17 साल के स्टूडेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय में, हिमाद्री सुवन अक्सर रांची राजधानी एक्सप्रेस से घर जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टी में जब जा रहे थे तो देखा कि जो दिल्ली रांची राजधानी के जो कोच है बहुत ही जर्जर अवस्था में है और उसके जो हालत है, जो टॉयलेट है वो भी बहुत गंदी है। जो उन्होंने देखा कि क्यों ना इसे रेलवे में एक आरटीआई लगा करके पूछा जाए कि आखिर ऐसी हालात क्यों हैं। उन्होंने आरटीआई लगा करके पूछा कि जो अगर इस तरीके के जो रेलवे कोच है, अगर बाय द वे कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। रेलवे बोर्ड ने अपनी गलती सुधारते हुए माना और जवाब दिया कि जल्दी ही जो रांची राजधानी के जो बॉगी हैं वो चेंज कर दिया जाएगा। सूचना के अधिकार कानून में एक और महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है और अब जो आरटीआई से जो सूचना जो आपको मिलेगा, जवाब मिलेगा, अब ऑनलाइन आपको मिला करेगी। जी हाँ, इस तरीके के डीओपीटी ने सर्कुलर जारी कर दिया है और नवंबर माह से ही, इसी अगले माह से आपको ये लागू कर दिया जाएगा और जो भी सूचनाएं हैं न सिर्फ आपको ऑनलाइन मिला करेगी बल्कि उस सूचना को जो संबंधित विभाग है उसके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारा पता और हमारा ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल आज जानने का हक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा